Good morning everyone. So here we are going to start our chapter, the state government. Democracy is not just about people electing their ruler. It is about decision making. In this chapter we are going to study how decisions are taken at state level. बेटा इंडिया इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट. इंडिया में टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है. वन इज़ यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी जो है स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट कैन वर्क फॉर दी होल कंट्री एंड वी कैन कॉल्ड इट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो. और जो स्टेट गवर्नमेंट है इट कैन वर्क फॉर दी स्टेट ओनली. स्टेट लेजिस्लेचर, लोकसभा की तरह स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसे हम लोअर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा की तरह स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं. जिस स्टेट में दोनों तरह की गवर्नमेंट होती है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो, उसे हम बायोकैमरल बोलते हैं. 6 स्टेट्स हैं इंडिया की जिसमें बायोकैमरल है. वो कौन सी हैं? बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है. लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा भी बोला जाता है. जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे हम पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं और इसे हम पीपल्स हाउस भी बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुनी जाती है. मेथड ऑफ इलेक्शंस क्या है? हर एक कॉन्सिक्वेंसीज में से एक मेंबर चुना जाता है डायरेक्टली बाय दी पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? पिछले चैप्टर में आपको बताया था. द पीपल दोज हु आर ऑफ 18 ईयर और अबव 18 ईयर्स दे हैव द राइट टू वोट. हर एक जो स्टेट है उसके एरिया के अकॉर्डिंग कॉन्सिक्वेंसीज में डिवाइड होती है. वो कॉन्सिक्वेंसीज बड़ी भी हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है, बट हर एक कॉन्सिक्वेंसी में वन मेंबर जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्ट किया जाता है एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमएलए भी बोलते हैं. जिस पार्टी के मेंबर्स को ज़्यादा वोटें मिलती हैं उसे मेजॉरिटी पार्टी बोला जाता है. जिस पार्टी के मेंबर्स को कम वोटें मिलती हैं उसे हम अपोजिशन बोलते हैं. अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन भी की है. वो किसके लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. जो गवर्नर है वो वन मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन जो है उसको नॉमिनेट करता है. अब इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? पहली क्वालिफिकेशन है कि वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का. दूसरी ये है कि उसकी एज जो है 25 ईयर से अबव होनी चाहिए. और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट. ही शुड नॉट बी एन इंसेन और एन इंसॉल्वेंट पर्सन. ही शुड नॉट हैव बीन convicted of some grave offense. He must fulfill all other qualification as laid down by an act of the parliament. पार्लियामेंट में बड़ी सारी क्वालिफिकेशंस लिखी गई हैं, वो सारी पूरी होनी चाहिए. जो लेजिस्लेटिव असेंबली का कैंडिडेट है उसमें उसको किसी भी क्राइम का पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए, 25 ईयर से अबव होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. अब जो टेन्योर है वो इनका 5 ईयर्स का होता है. गवर्नर चाहे तो उनको 5 ईयर्स से पहले डिसॉल्व भी कर सकता है और अगर कोई इमरजेंसी है तो उसमें उनका टाइम पीरियड 1 साल के लिए बढ़ा भी सकता है. जो सेशन है गवर्नर ही ध्यान रखता है कि इनकी मीटिंग्स जो है टाइम पर हो रही हैं कि नहीं. 6 मंथ्स में इनका जो है सेशन जो है होना चाहिए, मतलब इनकी मीटिंग्स जो है 6 मंथ्स के बीच में एक बार होनी चाहिए. ऑफिशियल्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर्स एंड द डिप्टी स्पीकर. द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग. ये अपने में से ही मेंबर चुनते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जो मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है, जो मेंटेन करता है डिसिप्लिन ड्यूरिंग द मीटिंग, और वो देखता है कि सारे मेंबर्स को बोलने का मौका दिया जाए, और अगर कोई मुद्दा रखा जाता है तो उस पर वो वोट डालकर डिक्लेयर करते हैं उसका रिजल्ट. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो पावर्स और फंक्शंस कौन सी हैं? लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड इलेक्टोरल पावर्स. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी लेजिस्लेटिव पावर्स. लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या है? लेजिस्लेटिव जो असेंबली है दे कैन मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट ग्रुप्ड इन स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली को 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप कर दिया गया, सब्जेक्ट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में. सब्जेक्ट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स होते हैं. और जो लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है और मान लो पार्लियामेंट
पार्लियामेंट ने भी वही लॉ पास किया और उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो जो यूनियन लॉ है उसी को प्रिवेल किया जाता है, उसी को माना जाता है। बायकैमरल जो लेजिस्लेटर है वो क्या करता है, बिल को 4 मंथ्स के लिए डिले कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल पावर्स। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कंट्रोल करता है फाइनेंसिस जो स्टेट के हैं उनको, और वो बजट जब बनाता है वो किसी भी टैक्सेस को इम्पोज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, अबॉलिश भी कर सकता है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो डिले कर सकती है इन मनी बिल्स को ओनली फॉर 14 डेज। नेक्स्ट वन इज़ एग्जीक्यूटिव पावर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव भी कर सकती है बाय पासिंग द वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट इट। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है उसका मतलब है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोविज़न करनी है, कोई अमेंडमेंट करनी है और स्टेट चाहता है कि वो जो अमेंडमेंट है उनकी स्टेट में भी हो, तो 1/2 जो स्टेट्स हैं उनका अप्रूवल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रल पावर्स। इलेक्ट्रल पावर्स का मतलब है जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो प्रेसिडेंट है उसकी इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और 1/3 मेंबर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो भी ये इलेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। ये राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट करने में भी हेल्प आउट करते हैं, और जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, उनके मेंबर्स भी इलेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद भी बोलते हैं। ये डायरेक्टली लोगों द्वारा नहीं चुनी जाती, जो लोगों ने MLAs बनाए हैं वो लोकल बॉडीज़ और टीचर्स और ग्रेजुएट्स ये मिलकर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चुनते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव। जो गवर्नर है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। अब अपॉइंटमेंट कैसे होती है गवर्नर की, जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्वालिफिकेशन ये भी सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का 35 ईयर्स से अबव होनी चाहिए इसकी एज, एंड ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर आइदर ऑफ द यूनियन और द स्टेट लेजिस्लेचर। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट। अब टाइम पीरियड की बात करें तो गवर्नर का जो टाइम पीरियड है वो भी 5 ईयर्स का होता है, बट जो इसका टाइम पीरियड है वो बढ़ाया या कम किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर इसके 5 ईयर का टाइम पीरियड बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। अब जो गवर्नर है उसकी पोजीशन सेम टू सेम है जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट की पोजीशन है, और चीफ मिनिस्टर की पोजीशन सेम टू सेम है जैसी पोजीशन जो है प्राइम मिनिस्टर की है इन द सेंटर। जो गवर्नर है वो 2 कैपेसिटीज़ में एक्ट करता है, एक तो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है, दूसरा है एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। अब इसके कुछ पावर्स भी हैं, फंक्शंस भी हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस। उसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स और फंक्शंस में क्या है, टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। एक तो सिंपल ये है कि जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी बनती है, उसका जो लीडर है उसको इनवाइट करता है एज अ चीफ मिनिस्टर। बट अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलती हैं, कोई मेजॉरिटी पार्टी नहीं बनती है, तो गवर्नर को डिसीजन बहुत ध्यान से लेना पड़ता है, और जिस पार्टी के लीडर को वो चीफ मिनिस्टर बनाता है उसको वो 1 वीक या 10 डेज देता है टू शो इट्स मेजॉरिटी। नेक्स्ट वन इज़ टू अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी टीम को खुद ही सिलेक्ट करता है और उन्हें पोर्टफोलियोज़ भी खुद ही देता है। गवर्नर ने सिर्फ उनकी ओथ सेरेमनी करवानी होती है। गवर्नर किसी भी हालत में इस चीज़ को ना नहीं कर सकता कि वो किस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो दे रहा है। टू अपॉइंट द हाई ऑफिशियल्स, कुछ ऑफिशियल्स को जो है अपॉइंट जो है वो गवर्नर करता है। वो कौन से हैं, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ही इज़ ऑल्सो consulted by the president while appointing judges in the state high court. Next one is legislative powers and functions. Session of the state legislature.
उसने गवर्नर ने देखना होता है कि 6 मंथ्स के बीच में इसके दो सेशंस हो जाएं। 6 मंथ से डिले नहीं होना चाहिए दोनों सेशंस के बीच में टाइम पीरियड। टू नॉमिनेट MLA एंड MLC। अब जो गवर्नर है वो नॉमिनेट करता है 1 मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन। उसके पास पावर होती है नॉमिनेट करने की 1/6 मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, चाहे वो पर्सन किस में से लेता है, डिफरेंट फील्ड्स में से लेता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस। टू एड्रेस द लेजिस्लेचर, द गवर्नर एड्रेसेस द स्टेट लेजिस्लेचर इन द वेरी फर्स्ट सेशन। जो पहला सेशन होता है उसमें एड्रेस जो है स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर करता है, और सारी पॉलिसी स्टेटमेंट्स जो होती है वो गवर्नमेंट की होती हैं जो गवर्नर वहाँ पर बताता है। टू गिव असेंट टू द बिल, पहला पॉइंट, गिव हिज असेंट टू द बिल एंड इट बिकम्स द एक्ट। उसके असेंट के बाद, उसके अप्रूवल के बाद ही बिल जो है वो एक्ट बनता है। मे विद होल्ड हिज असेंट, वो होल्ड भी कर सकता है अपने असेंट को, अपने कंसिडरेशन को। मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजिडेंट, चाहे वो बिल को फर्दर प्रेजिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भी रख सकता है। अगर वो किसी बिल को लेजिस्लेचर को दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए भेजता है, और अगर वो लेजिस्लेचर दोबारा सेकेंड टाइम भी उस बिल को बिना अमेंडमेंट के पास कर देती है, तो गवर्नर कैन नॉट विद होल्ड हिज असेंट टू इट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नर और द प्रेजिडेंट व्हेन द हाउस इज़ नॉट इन सेशन। अगर किसी कारण से हाउस सेशन में नहीं है तो जो गवर्नर है वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। टू डिज़ोल्व द स्टेट असेंबली, जो गवर्नर है स्टेट असेंबली को डिज़ोल्व कर सकता है, किसकी एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। अगर कोई भी पार्टी जो है उसके मेजॉरिटी पार्टी जो है उसके मेंबर्स जो हैं उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट अगर अपना कॉन्फिडेंस वोट जो है वो लूज़ कर जाती है, तो फिर जो गवर्नर है वो अपनी जजमेंट देता है कि उस हाउस को डिज़ोल्व करना है कि नहीं करना है। फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स में जो गवर्नर है उसके पास कुछ फॉलोइंग फाइनेंशियल पावर्स हैं, वो हैं नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट असेंबली विदाउट द गवर्नर रिकमेंडेशन और प्रायर अप्रूवल। कोई भी मनी बिल गवर्नर के अप्रूवल के बिना नहीं जाता है आगे। और जो बजट है वो सेशन की स्टार्टिंग में ही बनाया जाता है। ही हैज़ एट हीज डिस्पोजल अ स्टेट कॉन्टीजेंसी फंड टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। अगर कोई अचानक से दुविधा आ जाती है तो जो स्टेट कॉन्टीजेंसी फंड है उसमें से उसका प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाता है। जुडिशली पावर, गवर्नर की कुछ जुडिशली पावर्स है, वो ये है अगर कोई मुजरिम है तो अगर तो उसको डेथ की पनिशमेंट मिली है तो गवर्नर कुछ नहीं कर सकता, बट अगर उसको सिंपल पनिशमेंट मिली है तो उसको माफ़ भी कर सकता है, उसकी पनिशमेंट को कम भी कर सकता है। टू अपॉइंट, प्रमोट एंड पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ही इज़ कंसल्टेड बाय द प्रेजिडेंट एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्रिशनरी पावर्स। डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं वो पावर्स जो इंडिविजुअल जजमेंट पर बेस्ड होती हैं। किसी कारण पर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसे एडवाइस देते हैं बट गवर्नर को सही या गलत में से कुछ चुनना होता है तो वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज़ करता है। पहला, व्हेन नो पार्टी कमांड्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द स्टेट असेंबली। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट जो है गवर्नर वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करके कर सकता है। अगर जो चीफ मिनिस्टर की मेजॉरिटी है हैविंग लॉस्ट इट्स कॉन्फिडेंस, अगर वो कॉन्फिडेंस खो देती है, टू डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और टू डिसॉल्व द असेंबली ही में रिकमेंडेड फ्रेश इलेक्शंस इन द स्टेट। जो गवर्नर है वो क्या करता है, अगर मेजॉरिटी पार्टी चीफ मिनिस्टर की जो कॉन्फिडेंस खो देती है तो वो डिसमिस कर सकता है इनको,
डिज़ोल्व कर सकता है इस असेंबली को। टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट को किसके बारे में रिपोर्ट देता है? अगर जो है गवर्नमेंट है वो स्टेट की प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो उस वक्त वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी लग जाती है, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। गवर्नर में रिफ्यूज़ टू गिव हिज असेंट टू अ बिल, अगर गवर्नर किसी बिल को रिफ्यूज़ कर देता है अपनी ये असेंट देने के लिए, तो उसे दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर में रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है और यहाँ वो उस बिल को प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए भी अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और COM इन अ स्टेट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और जो रियल पावर्स है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, the appointment of the chief minister and other ministers. The first step in the formation of council of minister is the appointment of the chief ministers. पहला स्टेप जो है वो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है और फिर चीफ मिनिस्टर जो है उसके एडवाइस से बाकी सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। बट अगर वो मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हैं तो he or she must become an MLA or MLC within 6 months from the date of nomination or appointment. नेक्स्ट जो है कुछ कैटेगरीज में मिनिस्टर्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। फर्स्ट वन इज़ कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं they are the most important and senior most members of the council of ministers. They independently hold the charges of important portfolios. जो पोर्टफोलियो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि चीफ मिनिस्टर्स देता है, अलग अलग उनको डिपार्टमेंट्स का हेड बना देता है, वो पोर्टफोलियोज़ को इंडिपेंडेंटली देखते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, ये जो मिनिस्टर्स है ये सेकंड कैटेगरी है। इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं इनके पास भी डिपार्टमेंट्स के और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं और इनको भी पोर्टफोलियोज़ दिए जाते हैं। डिप्टी मिनिस्टर्स, जो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं थर्ड कैटेगरी है। इनके पास अपना इंडिपेंडेंट चार्जेस नहीं होता है, किसी भी पोर्टफोलियो के ये हेड नहीं होते, कोई पोर्टफोलियो नहीं गिवन होता है एंड दे आर अटैच्ड विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट सेक्रेटरीज। they are neither ministers properly so called nor do they hold the charge of any department. सिर्फ इनको अपॉइंट कौन करता है? चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, ना तो मिनिस्टर होते हैं ना ही इनके पास कोई अपना डिपार्टमेंट होता है। टर्म ऑफ ऑफिस, वैसे तो इनका टाइम पीरियड भी 5 ईयर्स का होता है। अगर दे लॉजेस द कॉन्फिडेंस तो क्या होता है, इनको पहले डिसॉल्व भी किया जा सकता है और इनका टाइम पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है। रिलेशनशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स के रिलेशन क्या है? जो चीफ मिनिस्टर है उसकी इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है स्टेट में, वो एक कैप्टन ऑफ द टीम की तरह काम करता है और जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर्स के, उसका कंपैरिजन कोई भी मिनिस्टर नहीं कर सकता है। मिनिस्टर्स की पावर्स हमेशा उससे, चीफ मिनिस्टर की पावर से कम रहेंगी। फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो चीफ मिनिस्टर्स है अपनी टीम को खुद अपॉइंट करता है और लिस्ट बना के गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए भेज देता है। नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज़। चीफ मिनिस्टर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है पोर्टफोलियोज़ अलग अलग मिनिस्टर्स के अंडर और जो है गवर्नर उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज़ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर चीफ मिनिस्टर्स को लगता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स अच्छे से काम नहीं करते तो उनको रिमूव भी कर सकता है, जो इनएफिशिएंट मिनिस्टर्स होते हैं। लिंक बिटवीन गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर है एक लिंक की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करता है गवर्नर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। गवर्नर को इन्फॉर्म किया जाता है जो डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं, और कौन इन्फॉर्म करता है? चीफ मिनिस्टर इन्फॉर्म करता है, और जो एडवाइस देता है गवर्नर उनको, वो भी चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक पहुंचाता है। लीडर ऑफ द पीपल, चीफ मिनिस्टर को लीडर ऑफ द पीपल बोला जाता है ऑफ स्टेट। गवर्नर लीडर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपॉइंट किया जाता है सेंटर के थ्रू, और चीफ मिनिस्टर जो है मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, इसलिए उसे लीडर ऑफ द पीपल बोला जाता है। कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट्स, वैसे देखा जाए तो लिखा गया है कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है जैसे कि एडवोकेट जनरल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वाइस चांसलर, ये सारी जो हैं
कौन करता है? गवर्नर करता है। बट थ्योरेटिकली गवर्नर करता है, पर जो असल में इनकी अपॉइंटमेंट्स है वो चीफ मिनिस्टर्स के थ्रू की जाती है। कंट्रोल ओवर फाइनेंसिस, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो प्रिपेयर करता है फाइनेंस बिल, किसके विश के अकॉर्डिंग, किसके लाइक के अकॉर्डिंग? चीफ मिनिस्टर के लाइक के अकॉर्डिंग। पोजीशन, चीफ मिनिस्टर की जो पोजीशन है इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पोजीशन है स्टेट के अंडर। जैसी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है सेंटर में, ऐसी ही चीफ मिनिस्टर की पोजीशन है स्टेट में। और नो एक्शन इन द स्टेट कैन बी टेकन इन द स्टेट अगेंस्ट द विशेज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कोई भी काम उसकी मर्जी के बिना नहीं होता है। पोर्टफोलियोज भी मिनिस्टर्स को वही देता है, और जो कंट्रोल है कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर वो भी उसका होता है, और वो मिनिस्टर्स को डिसमिस भी कर सकता है और अपनी मर्ज़ी से उनको पोर्टफोलियोज़ भी दे सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है और टोटल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का है, जो उसके आसपास जो है चीफ मिनिस्टर के आसपास ही रिवॉल्व करता है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट जो है प्राइमरी यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की। लोग जो है डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेकर जाते हैं और वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इम्प्लीमेंट करता है जो भी डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं सेंटर के स्टेट में, और जो है एंटायर लोअर लेवल है एडमिनिस्ट्रेशन का रिवॉल्व करता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आसपास। कुछ इसके मेजर फंक्शंस हैं। पहला है कि ये मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर और पनिशमेंट देता है जो डिसोबे करते हैं ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। और फिर ये टैक्सेस को कलेक्ट करता है और सेम जो है गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देता है। और वो रिकॉर्ड भी रखता है लैंड का, डिस्ट्रिक्ट की लैंड का, और लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो है उनके साथ डील भी करता है। इट प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, और दिस देयर इज़ प्रोविजन ऑफ सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं। इट इम्प्लीमेंट्स all the developmental plans in the district and evaluates their progress from time to time। जितने भी डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है और इवेल्युएट करता है। इट इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूट एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, उनकी ड्यूटीज़ को भी इवेल्युएट करता है। जो डिप्टी कमिश्नर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसे हम कलेक्टर भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी बोलते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट है सारी, उनके सारे काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के वो डिप्टी कमिश्नर के आसपास रिवॉल्व करते हैं। वो वेलफेयर और डेवलपमेंटल फंक्शंस जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके ऊपर काम करता है। जितने पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए होते हैं वो लोगों तक पहुंचाता है, और उसकी सुपरविजन के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। बीइंग अ गुड सिटीज़न, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कोऑपरेट करें इन स्टेट ऑफिशियल्स के साथ और देयर एक्चुअल एजेंट्स थ्रू हुम लॉ आर एग्जीक्यूटेड and unlimitedly benefit of the same reaches the people through them। ये हमारे और गवर्नमेंट के बीच में एक एक्चुअल एजेंट की तरह काम करते हैं जिसके थ्रू हमारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस निकलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।